प्रिय छात्रों, आज मैं आपको रीतिकाल की जो सामान्य परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना है। अर्थात अगर इसको ईस्वी सन में देखें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक का जो काल है वो ईस्वी सन के अंतर्गत माना है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया गया था उस काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, भक्ति काल और भक्ति काल के बाद में जो काल माना उस काल का नाम उन्होंने रीतिकाल दिया था। और हिंदी के अनेक विद्वान और आलोचकों ने रीतिकाल को कुछ अन्य नामों से भी जाना है, जैसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल, यानी ये रीतिकाल के ही नाम हैं। अलंकृत काल का मतलब तो ये था कि हिंदी साहित्य के इस काल में सबसे ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए इस काल की एक विशेषता भी थी कि इस काल के जो कवि हुए हैं वो कवि और आचार्य दोनों बनने की उनमें होड़ थी। तो आचार्य होता है वो काव्य के गुण और दोषों को प्रकट करता है। तो इसके आधार पर इस काल में जो उदाहरण दिए थे अलंकारों के, तो इसलिए इसको अलंकार काल भी कहते हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं कि इस काल में श्रृंगारिकता से संबंधित ज़्यादा साहित्य लिखा गया था। तो इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि इस काल का नाम अलंकृत काल के साथ साथ श्रृंगार काल भी होना चाहिए। तो इसके तीन नाम हो गए, लेकिन तीनों नामों में सबसे ज़्यादा प्रचलित और ज़्यादा प्रसिद्ध रीतिकाल ही रहा है। तो इस रीतिकाल में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण इस काल में साहित्य की रचना हुई थी? तो सबसे पहले अपन उस काल की राजनीतिक परिस्थिति को देखेंगे कि उस टाइम में राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो उस टाइम में यानी हिंदुस्तान पर मुगलों का आधिपत्य था। और जैसे भक्ति काल में हुमायूं है, बाबर है, हुमायूं है और औरंगजेब तक तो भक्ति काल ही रहा। लेकिन अकबर के बाद में जब शाहजहां का काल आया, नूरजहां का काल आया, उसके बाद में औरंगजेब आया और उसके बाद के जो मुगल सम्राट थे उन मुगल सम्राटों के अंतर्गत रीतिकाल था। तो कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल तो यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो राजनीति का केंद्र था वो ठीक ठाक रहा था। यानी पूरी सत्ता यानी मुगलों के अधीन थी और मुगल जो भी फरमान लागू करते थे उसको उसके पूरे परगने में या मनसूबे में लागू हो जाया करता था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही यानी शाहजहां का शासनकाल आया तो कहते हैं कि शाहजहां कामुक प्रवृत्ति का शासक था और कामुक प्रवृत्ति का शासक होने के नाते यानी उसके काल में संगीत, कला और साहित्य का ज़्यादा विकास नहीं हो सका, क्योंकि यथा राजा वैसी प्रजा के सिद्धांत पर यानी यह नियम भी लागू हो गया था कि इस काल में जो रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा थे, जो मुगल शासक थे, वो सब के सब यानी कामुक प्रवृत्ति में लिप्त हो गए थे। और कामुक प्रवृत्ति के कारण ही इस काल में यानी श्रृंगारिकता और नायिका भेद और स्त्री को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य लिखा गया था। तो इस काल में यानी मुगलों का साम्राज्य यानी जो औरंगजेब था, औरंगजेब तक यानी मुगल साम्राज्य यानी उत्तर में सुदूर उत्तर में फैल गया था, पश्चिम में फैल गया था, पूर्व में फैल गया था। और औरंगजेब भी अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए पूरा का पूरा ध्यान यानी दक्षिण की ओर लगा दिया था। और दक्षिण को उन्होंने केंद्र बनाया अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा,
यानी तीनों राज्यों को जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो राज्य यानी यदाकदा स्वतंत्र हो गए थे और मुगलों को इन राज्यों से यानी बाद में संधियाँ करनी पड़ी थी। और उसके बाद में यानी अगर राजस्थान की और परिस्थितियों की जानकारी देखें तो सबसे पहले राजस्थान में यानी राजपूतों का आधिपत्य था और राजपूत राजा यानी कुछ लोग मुगल साम्राज्य के अधीन थे और कुछ लोग मुगल साम्राज्य का विरोध कर रहे थे, जिसमें एक नाम आता है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का, जिन्होंने यानी मुगलों से खुली टक्कर ली थी। हालांकि बाद में अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए महाराजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ का शासक था, उन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी और संधि के परिणाम स्वरूप यानी महाराजा को यानी पश्चिमी अफगानिस्तान और दक्षिण में यानी युद्धों में जाना पड़ा था। और उसके बाद में जब उसका साम्राज्य स्थापित हो गया, उनको उत्तराधिकारी मान लिया, तो उन्होंने भी यानी मुगलों की सत्ता से अलग होने के लिए चुनौती प्रदान कर दी थी। उसी प्रकार से अगर आमेर में देखा जाए तो आमेर में भी यही परिस्थिति थी। महाराजा जय सिंह ने भी यानी मुगलों का विरोध किया था और बाद में इन्होंने संधि जरूर कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस प्रकार से मारवाड़ में और ढूंढाड़ में दोनों राजाओं ने अपने राज्य की खातिर यानी संधियां भी कर ली थी और उनसे लड़ाई भी लड़ रहे थे। तो उसी प्रकार से अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में सिखों की भी यही स्थिति थी। अवध में देखा जाए तो अवध के नवाबों की भी ऐसी स्थिति थी। इसी प्रकार राजस्थान में रजवाड़े और राजपूत शासन कर रहे थे। तो इस प्रकार से यानी पूरा जो शासन था वो शासन तो यानी राजनीतिक परिस्थितियों के अधीन मुगलों के ही अधीन था और मुगल ही सब कुछ चला रहे थे। लेकिन यानी उस टाइम की जो परिस्थितियां थी यानी तो उन परिस्थितियों के अंतर्गत एक इतिहासकार ने तो ये भी यहाँ तक भी कह दिया था कि उस समय में गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे थे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया था। तो इस प्रकार से इस काल की यानी इतिहासकार समीक्षा करते हैं कि जब अकबर के साम्राज्य में यानी सब व्यवस्थित था, सब यानी व्यवस्थाएं थी, तो मुगलों के साम्राज्य में स्थितियां इनके बाद के जो शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था, उनके साम्राज्य में यानी स्थिति एकदम से विकट हो गई थी। तो उस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां थी वो बड़ी ही नाजुक थी। यानी मानने के लिए तो एक केंद्रीय सत्ता थी, लेकिन उस केंद्रीय सत्ता का विरोध करने वाले भी बहुत से रजवाड़े थे, जिसमें चित्तौड़ के शासक भी सम्मिलित थे, उदयपुर के शासक सम्मिलित थे, जोधपुर के थे, आमेर के थे। तो उस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो पूंजीपतियों और सामंतों तक, उमरावों तक यानी उच्च पद के कुलीन लोगों तक ही सीमित थी और वो सामान्य जनता यानी इन अधिकारों से और उन कुर्सियों से वंचित थी जो मुगल शासकों ने उस कुर्सी पर बैठ करके अपना अधिकार जमाया था। अब इस काल की अगर सामाजिक परिस्थितियां देखें तो उस काल में समाज यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बंटा हुआ था। चाहे हिंदू धर्म देख लीजिए, चाहे मुस्लिम धर्म देख लीजिए। हिंदू धर्म में भी जात पात थी, छुआछूत थी, भेदभाव था, पाखंड थे, आडंबर थे। और राजस्थान में तो अनेक प्रकार की यानी बुराइयां भी विद्यमान थी, जिसमें सती प्रथा थी, डायन प्रथा थी, हांडी प्रथा थी और न जाने कैसी कैसी कुरीतियाँ थी। तो वो कुरीतियाँ हर समाज में व्याप्त थी। ऊंच नीच की भेदभाव था। यानी अगर और गहराई से देखें तो उसमें ये था कि उस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था भी कायम थी। ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ का काम करते थे, क्षत्रिय थे राज्य की सुरक्षा करते थे, वैश्य थे व्यापार वाणिज्य करते थे और शूद्र थे इन तीनों वर्गों की रक्षा करने वाले थे। और वो तीनों वर्ग ये मानते थे कि शूद्र तो हमारी रक्षा करने के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया है। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्थाएं और जात पात में यानी समाज बटा हुआ था। समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सामाजिक स्थिति से एकदम से पतन हो चुका था। तो इस प्रकार से यानी हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही विकट थी। अगर मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भी यानी समाज को देखा जाए तो वहाँ भी दो विचारधाराएं थी, एक उच्च वर्ग थी, एक निम्न वर्ग थी। उच्च वर्ग वाले थे वो मनमाने पदों पर आसीन थे और मनमाने ढंग से अपना जीवन यापन करते थे।
गरीब लोगों की स्थिति एकदम से दयनीय थी। चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों ही यानी उस समय की परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं थे और दोनों समाजों में बुराइयां पैदा हो गई थी। मुगलों के बारे में तो यहाँ तक ही कह दिया जाता है कि जिस शाहजहाँ का शासन यानी मुगल साम्राज्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो उस साम्राज्य की स्थिति बाद में क्या हो गई थी, तो उसको लेकर तो यानी अंग्रेजों ने यानी धीरे धीरे यानी हिंदुस्तान पर आधिपत्य करना प्रारंभ कर दिया था। डच्चों में, फ्रांसियों में, पुर्तगालियों में यानी व्यापार करने के लिए जो होड़ हो गई थी, उस होड़ में यानी अंग्रेज विजयी हुए थे और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके और फोर्ट विलियम कॉलेज को केंद्र बना करके यानी इन्होंने मुगलों से लोहा लिया और मुगलों को बाहर छोड़ने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और इनको बाहर भगा दिया था। राजनीतिक दृष्टि से अगर विचार करने पर रीतिकाल सुख शांति का युग नहीं कहा जा सकता था। शाहजहाँ के शासनकाल तक तो किसी प्रकार का कलंक मुगल शासन पर नहीं लगा था, किंतु उसने रोगग्रस्त व्यवस्था में अपने सामने ही अपने पुत्रों को हिंसुक पशुओं की तरह लड़ते देखा। उसी समय से मुगल शासन की उदारता खंड खंड हो गई। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने गद्दी पर बैठते ही देश भर में पुनः अशांति और संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। उसके राक्षसी व्यवहार से जनता क्षुब्ध हो उठी थी। वह साहित्य, संगीत, कला आदि का महान शत्रु था। उसकी मृत्यु के बाद तो समाज में और भी दुर्व्यवस्था फैल गई। इसलिए इस काल को राजनीतिक दृष्टि से निराशा और अशांति का युग ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो काल उसी समय की परिस्थिति के अनुसार था। इसलिए कहते हैं कि मुगलों के काल में हमारी जो स्थिति थी वो राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बड़ी ही कठिन थी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूंगा और आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। और मैंने इसको आपको पहले भी जब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो उसके बारे में रीतिकाल की जानकारी दी थी और रीतिकाल की जो विशेषताएं थी उस विशेषताओं के अंतर्गत मैंने राजनीतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ दोनों का विस्तृत ब्यौरा दिया था। और सामाजिक जो परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, वो बड़ी ही विकट थी। और रीतिकाल में जो इसका साहित्य था वो साहित्य यानी रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है और रीति सिद्ध, तीन परंपराओं को लेकर के लिखा गया था। लेकिन वो साहित्य यानी समय और परिस्थिति के अनुकूल था, क्योंकि वो समय और परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके अंतर्गत जितना भी जो साहित्य लिखा गया था वो राज दरबारों में लिखा गया था। और राज दरबारों में वही साहित्य लिखा गया था जो राजाओं को खुश करने के लिए, और राजा जिस कवि पर खुश हो जाते थे उसको इनाम और उपहार दिया करते थे। तो इस काल में जो साहित्य लिखा गया था वो दरबारी संस्कृति से ओतप्रोत था और दरबार में बैठ करके ही ये साहित्य रचा गया था। और इस साहित्य को आलोचकों ने तीन भागों में बांटा था, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। बद्ध का मतलब तो इस परंपरा में बंधे हुए जो यानी पहले से परंपरा आ रही थी साहित्य को लेकर के, तो उस साहित्य से बंधे हुए थे। कुछ रीति मुक्त थे जिन्होंने ने स्वतंत्र होकर के इस काल में रचनाएं लिखी। और तीसरे थे रीति सिद्ध, जिसमें यानी महाकवि बिहारी थे जिन्होंने परंपराओं को अपने काल में अपनाया भी और नहीं भी अपनाया, तो इस प्रकार से स्वतंत्र होकर के रचनाएं लिखी थी। तो इस प्रकार से उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी ही विपरीत थी और इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में हमारे हिंदी साहित्य का रीतिकाल लिखा गया था, जिसका आज हमें अध्ययन करना पड़ रहा है। तो प्यारे छात्रों, आज के इस लेक्चर में मैं इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा।